गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज के इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर का जो 9th पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके 3rd यूनिट का एक टॉपिक है रिलायबिलिटी, है ना। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता क्या होता है और विश्वसनीयता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अपने पिछले कक्षा में बताया था, क्लास में बताया था, जब टेस्ट का जो विशेषता बता रहा था तो उसमें रिलायबिलिटी बताया था मैंने कि विश्वसनीयता जो होती है उसका मतलब होता है कि जब किसी भी परीक्षण को बार बार प्रशासित करने पर एक से ही निष्कर्ष हर बार आते हैं तो उस परीक्षण को हम विश्वसनीय कहते हैं, है ना। मतलब उसके निष्कर्षों में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है ना, तो वह विश्वसनीय माना जाता है। और तो अब आज हम उसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखा है मतलब कि विश्वसनीयता क्या होता है। तो विश्वसनीयता वह मापदंड या मानदंड है जिसका प्रयोग हम परीक्षण के परिणामों में कितनी स्थिरता है को मापने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी परीक्षण को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार अगर हम उसको वो प्रशासित करते हैं तो उसके परिणामों में कितनी स्थिरता है, इसको मापने के लिए हम विश्वसनीयता परीक्षण का उपयोग करते हैं। अर्थात किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार एक ही प्रयोज्य और एक ही परिस्थिति पर किया जाता है और परिणाम समान रहता है तो इस परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी परीक्षण का प्रयोग एक ही प्रयोज्य पर और एक ही परिस्थिति पर मतलब समान सेम रहता है और उस पर बार बार प्रशासित किया जाता है फिर भी परिणाम समान एक जैसा रहता है तो उस परीक्षण को हम विश्वसनीय मानते हैं, है ना। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो परीक्षण में परिणामों की कितनी अधिक समानता है को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम विश्वसनीयता कहते हैं, ठीक है ना। तो अब परिभाषाओं को थोड़ा जान लेते हैं कि इस संबंध में विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो एनास्टसी हैं, उन्होंने बताया है कि विश्वसनीयता का अर्थ विभिन्न अवसरों पर प्राप्त एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में कितनी स्थिरता है यह कहलाता है। कहने का मतलब इन्होंने भी यही कहा है कि जो विश्वसनीयता है विभिन्न अवसर पर मतलब बार बार उसको प्रशासित करने पर व्यक्ति के प्राप्तांक में कितनी स्थिरता है इसका परीक्षण करना ही विश्वसनीयता कहलाता है। दूसरा है कि चैपलिन के अनुसार कि विश्वसनीयता का तात्पर्य परीक्षण के उस भरोसेपन से है जिसकी अभिव्यक्ति उस परीक्षण द्वारा उसी समूह के पुनरावृत्त मापनों से प्राप्त अंकों की संगति से होता है। बात वही है, इनका भी कहना यही है कि परीक्षण विश्वसनीयता जो है परीक्षण के वो भरोसा है जिसके द्वारा जो है समूह के जो परिणाम है उसकी पुनरावृत्ति, है ना, करने पर उससे जो प्राप्त अंक होते हैं उसमें कितनी संगतता है उसको भी हम विश्वसनीयता कहते हैं। यानी उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का प्राय एक परीक्षण की स्थिरता से है, अर्थात इसमें विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण से प्राप्त एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता, संगति, शुद्धता तथा भरोसे को विश्वसनीयता कहा जाता है ना। यानी कोई जब परीक्षण हो रहा है तो जब उस परीक्षण में जितनी स्थिरता है यानी कितनी स्थिरता है, कितनी संगति है उसके परिणामों में, कितना वो शुद्ध है, जांच करता है, तो इस चीज़ को ही हम विश्वसनीयता कहते हैं। अब आपके सिलेबस में है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ। तो आप लोगों के कोर्स में है विश्वसनीयता मापन की जो 3 प्रमुख विधियाँ हैं आप में, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा है इक्विवेलेंट या उसी को पैरेलल मेथड कहते हैं, और तीसरा स्प्लिट हाफ मेथड वो होता है। तो टेस्ट रिसर्च मेथड को हम हिंदी में परीक्षण पुनः परीक्षण विधि कहते हैं। इक्विवेलेंट या पैरेलल जो मेथड है उसको समतुल्य या समान प्रारूपी विधि कहते हैं, और तीसरा है स्प्लिट हाफ मेथड जिसको अर्ध विच्छेदन विधि कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक एक मेथड को विस्तार से जानते हैं कि इस मेथड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, यानी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि क्या होती है। देखिए, तो इस विधि में एक परीक्षण को 2 बार छात्रों के समूह पर प्रशासित किया जाता है।
जिससे प्रत्येक छात्र के 2 प्राप्तांक प्राप्त हो। कहने का मतलब इस नाम से ही है कि परीक्षण पुनः परीक्षण। कहने का मतलब जो कोई भी टेस्ट किया जाता है तो उसमें छात्रों को 2 बार टेस्ट देना होता है, जिससे क्या होता है कि प्रत्येक छात्र के 2 प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परीक्षण के प्रथम प्रशासन तथा द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। कहने का मतलब जो पहले टेस्ट का जो परिणाम आया था और जो दूसरे टेस्ट का जो परिणाम आया उसके बीच कितना सहसंबंध है उसकी गणना की जाती है, ताकि ये पता चले कि इस टेस्ट की कितनी विश्वसनीयता है, कितनी परिणामों में स्थिरता है। यह सहसंबंध गुणांक ही परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। जो सहसंबंध के द्वारा जो गुणांक हम प्राप्त करते हैं, है ना, उस गुणांक को ही हम विश्वसनीयता गुणांक कहते हैं। एक बात ज़रूर है कि विश्वसनीयता गुणांक जितना उच्च होता है, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाता है। एक बात ज़रूर है कि जो विश्वसनीयता जो हम सहसंबंध की गणना करते हैं, उस गणना में जो गुणांक आता है वह जितना उच्च होता है, परीक्षण उतना ही विश्वसनीय माना जाता है। और विश्वसनीय गुणांक जितना निम्न होता है, परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही कम होती है। तो हम समझ ही गए हैं कि परीक्षण जब उच्च होगा तो अधिक विश्वसनीय होगा, और परीक्षा का जो जितना ही निम्न गुणांक होगा तो विश्वसनीयता उतनी ही कम आएगी। तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षण पुनः परीक्षण विधि क्या है, ठीक है ना। यानी वह परीक्षण जिसमें प्रयोजक को 2 बार परीक्षण देना पड़ता है और जिससे उनके 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर दोनों परिणामों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है और वह सहसंबंध का गुणांक ही जो है वो विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के गुण क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो इस विधि में एक परीक्षण को 2 बार प्रशासित किया जाता है। कहने का मतलब इस परीक्षा में जो प्रयोजक को 2 बार परीक्षण देना होता है ना, जिससे यह पता चल सके कि पहली बार अगर संयोगवश कोई प्रश्नों को हल कर लेता है तो दूसरी बार उसका क्या रिजल्ट रहता है, कैसा रहता है, यह जानने के लिए 2 बार परीक्षण किया जाता है। दूसरा है कि परीक्षणों के बीच एक निश्चित समय अंतराल होता है। देखिए, जो 2 परीक्षण दिए जाते हैं, कराए जाते हैं छात्रों के इस विधि में, उन दोनों परीक्षणों के बीच एक निश्चित समय अंतराल होता है। वो समय अंतराल कुछ भी हो सकता है, यानी वैसे तो 14 दिन का माना जाता है, फिर भी अपने सुविधा के अनुसार उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तीसरा है कि एक सरल विधि है जिसके द्वारा आसानी से किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जा सकती है। कहने का मतलब विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है और बड़े ही आसानी के द्वारा जो है इस किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात किया जा सकता है। चौथा है कि इस विधि का प्रशासन, अंकन एवं गणना आसानी से किया जा सकता है। जो इस विधि के जो प्रशासन है या जो परिणाम प्राप्त करने की जो व्यवस्था है या जो अंक देने की व्यवस्था है, उसको बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। पांचवा है कि इस विधि में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। यह विधि सुविधा की दृष्टि से आसान होती है, इसलिए इसमें समय, श्रम और धन की भी बचत होती है। अब चलिए जानते हैं कि परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के दोष क्या क्या है, डिमेरिट्स इसके क्या क्या हैं। तो पहला है कि दोनों परीक्षणों के बीच समय अंतराल से छात्रों की योग्यता में परिवर्तन आ जाता है, फलस्वरूप परिणाम प्रभावित हो जाता है। इनका कहना यह है कि जब 2 परीक्षणों के बीच में जो अंतराल हो जाता है, वो अंतराल होने से छात्रों की योग्यताओं में परिवर्तन हो जाता है ना। कहने का मतलब हो सकता है कि छात्र जो है जो पहले प्रश्न पत्र को समझे हैं उसको याद करके रट करके अगले में उस परीक्षा को दे दें और परिणाम जो है प्रभावित हो जाता है। दूसरा है कि पुनर्परीक्षण में छात्र कम रुचि लेते हैं, जिससे प्राप्त अंक प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होता है। देखिए, एक बार तो टेस्ट जो है व्यक्ति जो है या छात्र रुचिपूर्वक देता है, लेकिन जब उसी टेस्ट को दोबारा कराया जाता है तो उसमें कम रुचि लेता है, परिणाम स्वरूप उसमें जो परिणाम है वो प्रभावित होता है। तीसरा है कि परीक्षण में 2 बार एक ही प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पहली बार प्रश्नों के अपरिचित होता है और परिणाम कम प्राप्त होता है, फिर दूसरी बार प्रश्नों को रट लेता है और परिणाम अधिक हो जाता है, अतः परिणामों में अंतर आ जाता है। कहने का मतलब इस परीक्षण में जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक ही प्रश्न के मतलब प्रश्न पत्र होता है जिसको 2 बार जो है उसका प्रशासन किया जाता है। तो एक बार तो अनजान होता है
तो उसमें बुद्धि लगाता है और बुद्धि लगाने के बाद उसमें परिणाम भी आशा से कम आते हैं। लेकिन जब उसी परीक्षण को दोबारा कराया जाता है तो चूँकि पहले परीक्षण में उन प्रश्नों को देखा समझा रहता है तो उसको याद कर लेता है और अगली बार पुनः उसको दे करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अगर देखें तो इस विधि के द्वारा जो है जो परीक्षण विधि है वह थोड़ी कम विश्वसनीय है। ठीक है ना। तो अब हम लोग दूसरी विधि के बारे में इसके चलते हैं, जानते हैं कि दूसरा आपका विधि है इक्विवेलेंट या पैरेलल फॉर्म मेथड। ठीक है ना। तो जिसको हम समतुल्य या समान प्रारूप विधि भी कहते हैं। तो जानते हैं कि यह विधि क्या होती है। तो इस विधि में परीक्षण की 2 या 2 से अधिक समान प्रतियां इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि उन पर प्राप्त अंक एक दूसरे के समतुल्य या समान हो। कहने का मतलब जो कार्य हम पहले विधि में कर रहे थे, है ना, टेस्ट रिसर्च मेथड में, वो इसमें नहीं होता है। कहने का मतलब परीक्षण तो 2 बार होता है, परीक्षण के प्रश्न पत्र 2 तैयार किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो प्रश्न पहले परीक्षण में होते हैं वो उसी को दोबारा रिपीट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि परीक्षण की 2 या 2 से अधिक समान प्रतियां बनाई जाती हैं जिसमें प्रश्न अलग अलग होते हैं, है ना, ताकि वो समान हो। ठीक है ना, उसके परिणाम समान आए। इसके बाद प्रत्येक छात्र को परीक्षण की 2 समान प्रतियां एक के बाद एक दी जाती हैं तथा प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक। इसमें भी क्या होता है, फिर इसमें 2 टेस्ट प्रत्येक छात्रों को दिया जाता है और फिर उससे 2 उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर उन समान परिणामों पर छात्रों के द्वारा अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक किया जाता है और फिर उसके समतुल्य या समान मतलब जो गुणांक ज्ञात होता है उसके आधार उसको ही हम समतुल्य या समान प्रारूप विधि कहते हैं। ठीक है ना। इसमें भी क्या है, तो इस विधि में परीक्षण की 2 प्रतियां या 2 से अधिक भी प्रतियां तैयार करती है, पर यह जरूर है कि प्रत्येक छात्र को 2 समान प्रतियां दी जाती हैं ताकि उसके 2 प्राप्तांक प्राप्त हों। फिर उसके सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस विधि के भी देख लें क्या क्या गुण होते हैं। तो इस विधि में 2 अलग अलग प्रशासन न होने से प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब उसमें जो एक ही प्रश्न पत्र हुआ करता था, इसमें जब अलग अलग प्रश्न पत्र है तो इसलिए उस पर अधिक यह प्रभावित नहीं होता है। दूसरा है कि इस विधि में जो परीक्षण की 2 प्रतियां दी जाती हैं उनमें अंतराल न होने से स्मृति और अभ्यास का प्रभाव नहीं होता है। इस विधि में उस विधि में जो 14 दिन का अंतराल या जो कुछ भी समय का अंतराल दिया जाता था, इसमें चूँकि समय का अंतराल नहीं जाता है इसलिए स्मृति और अभ्यास जैसे योग्यताओं का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, न टेस्ट प्रभावित होता है। तीसरा है कि विधि द्वारा कम समय में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। यह विधि क्या है, चूँकि उसमें गैप ज़्यादा होता था, टेस्ट रिसर्च मेथड में दोनों के बीच में अंतराल ज़्यादा हो जाता था, इसलिए उससे समय ज़्यादा लगता था। लेकिन इस परीक्षण में क्या होता है कि समय ज़्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अंतराल नहीं होता है। फिर इस परीक्षण के दोनों प्रारूप के पद चूँकि समान नहीं होते हैं, अतः परीक्षण, वही मैंने आपको बताया था कि इस परीक्षण में जो छात्रों के सामने प्रश्न पत्र दिया जाता है या परीक्षण का प्रति दिया जाता है उसमें प्रश्न समान नहीं होते हैं, तो अतः परीक्षण में शुद्धता दिखाई देती है और वह ज़्यादा विश्वसनीय होता है। अब याद करते हैं, जानते हैं कि समतुल्य या समान प्रारूप विधि के दोष क्या क्या हैं। तो पहला दोष है कि इस विधि में समय, श्रम और धन ज़्यादा खर्च होता है ना। क्या है कि चूँकि उसमें क्या होता था कि एक प्रश्न पत्र बनाया जाता था और उसी को 2 बार दिया जाता था। इसमें क्या है, चूँकि प्रश्न पत्र अलग अलग होता है इसलिए प्रश्न पत्र 2 या 3 प्रतियों में अलग बनाना पड़ता है, जिसमें समय, श्रम और धन ज़्यादा खर्च होता है उसकी छपाई में, है ना। तो अगला है कि इस विधि के लिए समान या समतुल्य परीक्षण तैयार करना कठिन होता है। पहली बात तो कि किसी तरह से एक परीक्षण को तैयार किया गया, फिर उसके समतुल्य प्रश्नों को तैयार करना एक कठिन कार्य है। उसके लिए विषय विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी व्यवस्था करना भी एक कठिन काम होता है। तीसरा है कि इस विधि में प्रयोज्य को एक साथ 2 परीक्षण देना पड़ता है, इसलिए उनकी रुचि में कमी आ जाती है और परिणाम प्रभावित होता है। जो उस विधि में भी ये कमी थी कि जो प्रयोजक, जब 2 प्रयोजकों जो या छात्रों को, प्रयोजन छात्र को जब 2 परीक्षण देना पड़ता है तत्काल तो उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है और उसका परिणाम प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी विधि की तरफ, जिसको कहते हैं स्प्लिट हाफ मेथड, यानी अर्ध विच्छेद विधि। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि अर्ध विच्छेद विधि क्या होता है। तो इस विधि में परीक्षण के समस्त पदों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 2 भागों में बांटने की विधियां अलग अलग हो सकती है। देखिए,
इस परीक्षण के लिए, इस विधि में परीक्षण के जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसके जो है मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि आधे प्रश्न पत्र को, जितने भी प्रश्न हैं उसके आधे प्रश्न पत्र को एक भाग में कर दिया जाए और आधे प्रश्न पत्र को दूसरे भागों में कर दिया जाए। या फिर दूसरी विधि ये हो सकती है कि क्वेश्चन में जितने सम संख्या वाले प्रश्न हैं, जैसे 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर, इसको एक पेपर में रख दिया जाए और विषम संख्या वाले जो हैं, है ना, उनको जो है सम संख्या माने 2, 4, 6, 8 वाले एक में और 1, 3, 5, 7 वाले को, जितने भी इस टाइप के विषम संख्या वाले प्रश्न उसको दूसरे भाग में बांट दिया जाए। और फिर क्या किया जाता है, बांटने के बाद उनका प्रशासन किया जाता है। प्रशासन का जो परिणाम आता है उसका सहसंबंध ज्ञात कर लिया जाता है और सहसंबंध के द्वारा जो है परीक्षण की विश्वसनीयता का गुणांक हम कहते हैं, उसी गुणांक कहते हैं और उसका जो है विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। तो अर्धविच्छेद विधि के गुण क्या क्या हैं, तो इस विधि द्वारा परीक्षण का तुरंत प्रशासन कर उसकी विश्वसनीयता ज्ञात की जा सकती है। कहने का मतलब जो अर्धविच्छेदन विधि है इसका परीक्षण जो है हम तुरंत कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है और उसकी विश्वसनीयता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। दूसरा है कि इस विधि में चूंकि परीक्षण केवल एक बार प्रशासित किया जाता है इसलिए धन और समय की बचत होती है, ठीक है ना। इसमें जो प्रश्न पत्र परीक्षण के लिए बनाए जाते हैं वो एक होते हैं, ठीक है ना, और उसमें विशेष विशेषज्ञों की ज़रूरत नहीं होती है ना, विशेष प्रकार से प्रश्नों की छपाई नहीं की जाती है, तो इसमें क्या होता है, धन समय की बचत होती है। तीसरा है कि इस विधि में प्रशासन संबंधी कोई दोष नहीं पाया जाता है। इस विधि में जो प्रशासन संबंधी जो समय का अंतराल और जो भी कुछ था वो इस विधि में नहीं पाया जाता है। चौथा है कि इस विधि में स्मृति, अभिवृत्तियाँ एवं अनुभवों आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 2 टेस्ट तो इसमें किया जाता है, 2 प्रश्न तो बनाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर नहीं होता है। और जब अंतराल न होने से वो तुरंत के तुरंत चूँकि टेस्ट देना होता है इसलिए उसमें जो है अनुभव, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलते हैं कि अर्धविच्छेद विधि के दोष क्या क्या है। तो परीक्षण के पदों में भिन्नता या विषमता अधिक होने से गणना गुणांक गलत हो सकता है। देखिए परीक्षण के जो पद होते हैं वो विषम अगर अधिक होते हैं तो गणना गुणांक गलत हो जाता है। और दूसरा है कि प्रश्नों को 2 भागों में बांटने का आधार गलत होता है। हो सकता है कि जो हम 2 आधार बता रहे हैं, आपको अभी बताए हैं कि सम और विषम को, मैंने सम प्रश्नों को एक पेपर में कर दीजिए और विषम संख्या वाले प्रश्नों को एक पेपर में कर दीजिए। या फिर दूसरी विधि हमने ये बताया कि प्रश्न पत्र के आधे भाग को एक पेपर में कर दीजिए, सेकंड हाफ को दूसरे पेपर में कर दे। हो सकता है कि उपयुक्त ना हो, जिससे सही प्रकार का आकलन ना हो सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है जाने कि विश्वसनीयता क्या होता है, विश्वसनीयता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को पूरा नॉलेज मिला होगा। धन्यवाद।